नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग ज्वालामुखी वॉल्केनो कवर करने वाले हैं, क्योंकि इससे आने वाले एग्जाम में प्रश्न बनेंगे और बनते भी आए हैं। ज्वालामुखी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर वनडे एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ये ज्वालामुखी कहाँ पे है। अगर थोड़ा सा अच्छा एग्जाम है, आर ओ या यूपी पीसीएस है, तो उसमें थोड़ा सा थ्योरिकल मोड में पूछा जाता है। तो हम लोग कई तरह के क्वेश्चन इसमें कवर करने वाले हैं पूरी थ्योरिकल पार्ट में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। ज्वालामुखी वोल्केनो। तो वोल्केनो या ज्वालामुखी है क्या? तो देखिएगा, ज्वालामुखी वह छिद्र, इंपॉर्टेंट है कि ज्वालामुखी वह छिद्र अथवा दरार, वह छिद्र अथवा दरार है जिसके धरातल के नीचे, जिससे धरातल के नीचे मतलब पृथ्वी के धरातल से नीचे गैस, राख और तरल चट्टानी पदार्थ मैग्मा पृथ्वी के बाहर आ जाते हैं। मतलब ज्वालामुखी वह पृथ्वी पर एक छिद्र है जिससे गैस, राख, तरल चट्टानी पदार्थ मैग्मा पृथ्वी के बाहर आ जाते हैं। ये एक ज्वालामुखी का एक सिंपल डेफिनेशन है। अब ज्वालामुखी में दो शब्द आते हैं, एक है ज्वालामुखी और एक है ज्वालामुखीयता। तो ये क्या है देख लेते हैं। तो ज्वालामुखी क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से दरार या छिद्र द्वारा विखंडित पदार्थों का पृथ्वी के ऊपरी सतह पर आ जाना, जो हम लोगों ने यहाँ देखा था, सेम वही है। क्या है? ज्वालामुखी। लेकिन ज्वालामुखीयता क्या है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा सहित समस्त विखंडित पदार्थों का ऊपरी सतह पर आकर या पहुंचकर ठंडा होकर ठोस होना। कहने का अर्थ यह है कि ज्वालामुखी से जो भी लावा निकला, जो भी मैग्मा निकला, वो बाहर आके ठंडा हुआ और ठंडा होकर ठोस चट्टान के रूप में बन गया। इसी प्रक्रिया को ज्वालामुखीयता कहा गया। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और मैंने जब चट्टान पढ़ाया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी ज्वालामुखी का ही रिलेटेड है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो जब उसमें बताया था मैंने कि जब ज्वालामुखी के अंदर जो होता है गर्म पदार्थ, उसको मैग्मा कहते हैं, और वही मैग्मा जब ज्वालामुखी के बाहर आ जाता है, पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, तो उसे लावा कहते हैं। आगे देखते हैं। तो ज्वालामुखी की उत्पत्ति। तो ज्वालामुखी की उत्पत्ति के लिए सिद्धांत दिया प्लेट विवर्तनी सिद्धांत। किसने दिया? हैरी हेस ने। कब दिया? तो 1960 में। तो इन्होंने बताया कि हैरी हेस के अनुसार पृथ्वी की भूप्रपटी 7 प्रमुख तथा लगभग 18 छोटी विवर्तन प्लेटों से मिलकर बनी है। मतलब इन्होंने बताया कि पृथ्वी की भूप्रपटी जो है वो 7 प्रमुख प्लेटें और छोटी छोटी मिलाकर 18 प्लेटें। वैसे प्लेटें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो मीडियम है वो है 18, लेकिन जो मेजर है वो है 7। तो ये प्लेटों के विवर्तन से ज्वालामुखी की उत्पत्ति हुई है। अब वो 7 प्लेटें कौन कौन सी हैं वो हमें जानना जरूरी है। तो देख लीजिएगा। प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है, तो प्रशांत महासागरीय प्लेट सबसे बड़ी है। याद रखिएगा, सबसे बड़ी प्लेट है। ठीक है। अब ज्वालामुखी उद्गार से संबंधित एक चीज आपको यहीं पर जान लेनी है कि जब ज्वालामुखी फूटता है, जैसे मान लीजिए मैंने चट्टान में बताया था कि ज्वालामुखी फूटता है तो मध्यवर्ती में कुछ आकृतियां बनती हैं। जैसे कुछ प्रमुख आकृतियां हैं, जैसे बैथोलिथ, फैकोलिथ, बैकोलिथ, लेपोलिथ, सिल, डाइक। ये कुछ आकृतियां बताई थी मैंने चट्टानों में, जो कि ज्वालामुखी से ही संबंधित थी। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि ज्वालामुखी जब बाहर आया, ये देखिए जैसे ज्वालामुखी बाहर आया तो ये मैग्मा था यहाँ पर, ये बाहर आके हो गया लावा। और इसका जो मुख है जहाँ से निकला है, अगर ये छोटा है तो इसको कहेंगे क्रेटर। अगर यही मुख बड़ा है तो इसको कहेंगे कॉल्डेरा। याद रखिएगा, अगर छोटा है तो क्रेटर, बड़ा है तो कॉल्डेरा। आगे देखते हैं। अब विवर्तनीय प्लेट, जब हम लोगों ने पढ़ी है विवर्तनीय प्लेट, तो विवर्तनीय प्लेटों में गति पाई जाती है। विवर्तनीय प्लेटों में गतियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। तो विवर्तनीय प्लेटों में जो 3 गतियां पाई जाती हैं कौन कौन सी हैं? अभिसारी गति, अपसारी गति और संरक्षी गति। तो देख लीजिएगा एरो कहाँ पे बना है। अगर इस तरफ प्लेटें, दोनों इस तरफ प्लेटें एक दूसरे की तरफ अगर लड़ती हैं तो उनको अभिसारी गति कहते हैं, या एक दूसरे के विपरीत बाहर की तरफ फैलती हैं तो उनको अपसारी गति, या एक दूसरे से लंबवत
एक दूसरे के विपरीत लंबवत अगर गति करती हैं तो वो संरक्षी गति कहलाता है। इन गतियों से निर्माण किसका होता है देखिएगा, अभिसारी गति से विनाशात्मक किनारों पर निर्माण होता है, नवीन वलित पर्वतों का निर्माण होता है, ज्वालामुखी उद्गार भी होता है और भूकंप भी आता है। ठीक है, नवीन वलित पर्वत मतलब कहने का, वलित पर्वत फोल्डिंग माउंटेन कौन कौन सी हैं तो याद रखिएगा, जैसे चिली दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला है, और अगर देखा जाए एशिया में तो हिमालय है। ये जो है आपकी वलित पर्वत है जो कि अभिसारी गति के कारण ही बनी है। ठीक है, और अपसारी गति में देख लीजिए, जैसे संरचनात्मक किनारों पर बने हैं भ्रंश पर्वत और ज्वालामुखी, और इसमें भी भूकंप। और संरक्षी गति में केवल भ्रंश का निर्माण होता है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। विवर्तनीय प्लेटों में 3 गतियां पाई जाती हैं, उनसे क्या क्या होता है तीनों हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिएगा, धरातल पर यानी कि पृथ्वी पर, धरातल पर लावा जो है ठंडा होने के बाद आग्नेय चट्टान बनती है। चट्टानों में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब लावा ठंडा होकर जमता है तो उससे आग्नेय चट्टानें बनती है। ज्वालामुखी उद्गम से निकलने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं तो पायरोक्लास्ट। ये कई बार पूछा जा चुका है कि ज्वालामुखी उद्गार से निकले हुए पदार्थ, निकले हुए विखंडित पदार्थ क्या कहलाते हैं तो पायरोक्लास्ट कहलाते हैं। ठीक है, अब ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं उनको देखना जरूरी है। तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं, जैसे ठोस पदार्थ निकलता है, द्रव पदार्थ और गैस भी निकलती है, तो इनके बारे में देखना है। तो ठोस पदार्थ में कौन कौन से निकलते हैं देखिएगा, ज्वालामुखी बम। ज्वालामुखी बम का मतलब है कि बड़े बड़े पत्थर टाइप के होते हैं। सैफिली, ये उससे छोटे होते हैं। स्कोरिया, ये उससे छोटे होते हैं। और राख और टफ, आप जानते ही हो राख मतलब धूल टाइप की। तो ये क्या है, ठोस पदार्थ निकलते हैं। और जबकि द्रव पदार्थ में कौन कौन से निकलते हैं तो मैग्मा जो आंतरिक भाग में होता है, और यही बाहर आ जाता है तो लावा कहता है। यही अगर मैग्मा बाहर आ जाता है तो इसको लावा कहा जाता है। अब लावा 2 प्रकार के होते हैं। ये आपसे अगर आप थोड़ा सा अगर अच्छा एग्जाम दे रहे हो या आर ओ या यूपी पीसीएस टाइप का दे रहे हो तो उसमें आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। जो द्रव पदार्थ निकलता है तो उसमें मैग्मा आंतरिक भाग में, यही बाहर आ गया तो लावा। और लावा है 2 प्रकार का, कौन कौन सा, एक है क्षारीय लावा और एक है अम्लीय लावा। क्या विशेषता है तो याद रखिएगा, क्षारीय लावा में सिलिका की मात्रा 45 से 50% होती है, तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और क्षारीय लावा का जो है लावा पतला होता है। लावा कैसा होता है, पतला होता है। जबकि अम्लीय लावा क्या होता है, इसमें सिलिका की मात्रा 65 से 80%, मतलब सिलिका की मात्रा अधिकतम होती है, ताप 800 डिग्री सेल्सियस। और लावा कैसा होता है तो लावा गाढ़ा होता है। याद रखिएगा, लावा का विभाजन किस आधार पर किया गया है तो सिलिका के आधार पर किया गया है। ठीक है, एक ही कंपोनेंट है इसमें, याद रखिएगा। उसके बाद अगर गैस पदार्थ देखें जो निकलती है तो ये क्रम से गैसें लिखी हुई हैं। अगर आपसे पूछे कि ज्वालामुखी उद्गार से सर्वप्रमुख या सर्वाधिक रूप में कौन सी गैस निकलती है तो जलवाष्प, सबसे अधिक जलवाष्प। उसके बाद H2S गैस, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इसको आपको याद रखना है। आगे देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। अब ज्वालामुखी के प्रकार कौन कौन से हैं तो याद रखिएगा, 3 प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं, एक है सक्रिय, एक है प्रसुप्त, एक है मृत। सक्रिय का मतलब जो निरंतर विखंडित पदार्थ निकलते रहते हैं जिससे। प्रसुप्त है कि जो पहले फूटा था लेकिन अब नहीं फूट रहा है लेकिन आगे फूटने के चांसेस हैं। और मृत ज्वालामुखी है जो पहले भी नहीं फूटा और अब भी नहीं और आगे भी फूटने के चांसेस नहीं है, तो वो मृत ज्वालामुखी है। अब ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, स्थितियां कौन कौन सी हैं, कुछ प्रमुख ज्वालामुखी वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सक्रिय ज्वालामुखी। तो याद रखिएगा, सक्रिय ज्वालामुखी में एक है मोना लोआ। मोना लोआ ज्वालामुखी, अभी करंट का अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो 40 साल बाद मोना लोआ ज्वालामुखी फूटा है। याद रखिएगा, बहुत ही भयानक स्थिति में फूटा है, हालांकि निरंतर गैसें निकलती रहती हैं लेकिन भयानक स्थिति में फूटा है 40 साल बाद। मोना लोआ कहाँ पर है, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप कहाँ पे है तो प्रशांत महासागर का एक द्वीप है वहीं पर। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ। ठीक है, उसके बाद किलायू। किलायू कहाँ पे है, हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय, याद रखिएगा, ये है विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय और ये है विश्व का सर्वाधिक सक्रिय किलायू।
माउंट कैमरून ज्वालामुखी अफ्रीका में है, ये सब है सक्रिय, ठीक है। माउंट स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इटली के लिपारी द्वीप पर है। और माउंट स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भूमध्य सागर पर ये ज्वालामुखी जो है एकदम जब फूटता है तो लाल रंग की रोशनी चारों तरफ प्रकाशित हो जाती है। जो लावा की लाल रंग की रोशनी है चारों तरफ प्रकाशित हो जाती है, और रात के समय भूमध्य सागर में ये काफ़ी भयानक दृश्य दिखता है, जो इतना बड़ा प्रकाश का, इसी वजह से इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य सागर में अगर कोई भटक भी गया है तो उससे पता लगा सकता है कि यहाँ पे स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, तो स्थितियां पता लगाई जा सकती हैं। बैरन द्वीप, बैरन द्वीप कहाँ पे है? भारत में है, अंडमान निकोबार में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। माउंट कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका में है, इक्वाडोर में है, और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय है। और इसी में दक्षिण अमेरिका में ही देख लिया जाए तो माउंट चिम्बराजो है, दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर में ही है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा प्रसुप्त। देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय और विश्व का सबसे ऊंचा प्रसुप्त दोनों एक साथ हैं, माउंट कोटोपैक्सी और माउंट चिम्बराजो। माउंट एरेबस ज्वालामुखी, माउंट एरेबस कहाँ पे है? अंटार्कटिका में है। विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो माउंट एरेबस, ठीक है। हम लोगों ने हवाई द्वीप में ज्यादातर ज्वालामुखी देखे हैं, तो इसीलिए प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि अग्निवलय किस महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में है। विश्व का सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी क्राकाताओ कहाँ पे है? इंडोनेशिया में, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी देख लेते हैं। तो प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी में देखिएगा माउंट चिम्बराजो, जो हम लोगों ने देखा भी है, माउंट चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका में है। माउंट विसोवियस इटली के सिसिली द्वीप में है। नारकुंडम भारत में है, भारत का एकमात्र प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी नारकुंडम, और भारत का ही एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरम। उसके बाद माउंट फ्यूजियामा जापान में है। माउंट मियोना कहाँ पे है? फिलीपींस में। माउंट मियोना फिलीपींस में है। उसके बाद देखा जाए मृत ज्वालामुखी, जो न फूटे हैं और न आगे फूटने के चांसेस हैं, तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है। अफ्रीका में भी कहाँ पर? तंजानिया में है। याद रखिएगा, अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भी माउंट किलिमंजारो है, ठीक है। माउंट केनिया में है, अफ्रीका में। माउंट पोपा म्यांमार में है। और कोह ए सुल्तान कहाँ पे है? ईरान में है, ठीक है। ये तीनों प्रकार के ज्वालामुखी जो विशेष पूछे जाते हैं और अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन है, वो यहाँ पे हम लोगों ने कवर कर लिए। एक यहाँ पे एक और देख लीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है, यहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी मेजर प्लेट नहीं पाई जाती। जब मेजर प्लेट नहीं पाई जाती तो प्लेट विवर्तन सिद्धांत काम नहीं करेगा, जिससे कि ज्वालामुखी बनेंगे नहीं। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते, याद रखिएगा। तो यहाँ से आपका ज्वालामुखी का संपूर्ण चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। आप लोग इसको पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा, आपका ज्वालामुखी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं इस तरह के लेटेस्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करूँ तो आपके पास पहले पहुँच जाए। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।